हेलो दोस्तों, स्टडी 247 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन देखेंगे जो वन लाइनर होगा और ताबड़तोड़ ढंग से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं। यानी कि प्राचीन भारत में जानकारी हेतु प्रमुख हम लोगों को क्या मिलता है, धर्म ग्रंथ मिलता है। तो धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली का सही इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, तो ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है, तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है, चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है, अथर्ववेद। चलिए अब अगला प्रश्न है, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। कुल पुराणों की संख्या कितनी है, 18। कुल पुराणों की संख्या 18 है। विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है, तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश का पता चलता है। विष्णु पुराण में किस वंश के बारे में पता चलता है, मौर्य वंश। मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है, तो आंध्र सतवाहन वंश। मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन वंश। वायु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है, तो वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। अब अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना वशीकरण मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कथावस्तु। ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित हिनायन है। तो हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पसूत्र। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, महावीर के जीवन कृतियों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागवती सूत्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, चाणक्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था, ये इतिहास के बारे में, जो इतिहास लिखा था ये राजनीति के बारे में मिलता है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। अगला प्रश्न है, रजत रंगणी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कल्हण। रजत रंगणी के किसने लिखा है, तो ये कल्हण के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्हण। रजत रंगणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है, तो ये कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। रजत रंगणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है, कश्मीर का इतिहास। अरबों के सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली अहमद। चचनामा किसने लिखा है, अली अहमद। सांस्कृतिक भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक अष्टधाई के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अष्टधाई के लेखक कौन है, पाणिनि। चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो अष्टधाई से। अष्टधाई किसने लिखा है, पाणिनि।
ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कात्यायन। ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इतिहास के पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? हेरोडोटस। हिस्टोरिका किसने लिखा था? हेरोडोटस। सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला यह प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। सीरिया के राजा अंतियोकोस, सीरिया के राजा थे अंतियोकोस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइमेकस। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डाइमेकस। अगला प्रश्न है, मिस्र के राजा टोलमी फिलेडेल्फस के राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो डायोनोसियस। अशोक के दरबार में आने वाला डायोनोसियस था। मिस्र के राजा टोलमी के अपने राजदूत भेजे थे अशोक के दरबार में, डायोनोसियस। भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोलमी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी। चीनी यात्री फहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब अगले प्रश्न है, फहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। हेनसोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। वेनसोंग भारत में सर्वप्रथम कहां पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपीसा। अब ये अफगानिस्तान में पड़ता है। वेनसोंग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष। अब अगला प्रश्न है, वेनसेंग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो इसका जो भ्रमण वृत्तांत लिखा था उस किताब का नाम है सीयू की। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीयू की। अगला प्रश्न है, वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो उस समय कुलपति थे आचार्य शिलभद्र। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संज्ञान भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में। कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनी के साथ भारत आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी। महमूद गजनी के साथ कौन भारत आया था? अल बरूनी। किताब उल हिंद या तहकीक अ हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी। किताब उल हिंद या तहकीक अ हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अब मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली। इब्न बतूता द्वारा लिखित रेहला किस भाषा में लिखा गया है? इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा, किस भाषा में लिखे थे? अरबी। रेहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? जो भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। रेहला नामक पुस्तक किसका वर्णन किया गया है रेहला में? तो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक के जीवन के बारे में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक, MBT। कौन सा एक तिब्बती लेखक जिसने कैंगूर
तथा तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारानाथ। सर्वप्रथम भारत में वर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ? भारतवर्ष, सर्वप्रथम भारतवर्ष नामक जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुफा। यानी कि भारत को कब भारतवर्ष बोला गया था? ये कहां पर मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? ते यूनानियों। इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहगौरा अभिलेख। अगला प्रश्न है रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। किस कश्मीरी नौपाषाणिका पुरास्थल से गढ़ा घर का साक्ष्य मिला है? तो बुर्जहोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य को क्या कहा गया है? तो करासाण। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? करासाण। अगला प्रश्न है किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? किन सिक्कों को आहत सिक्का के नाम से जाना गया है? प्राचीनतम सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? सिक्का पर लेख किसने लिखा था? यवन शासकों ने। किस गुप्त शासक के काल के बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों को प्राप्त हुआ है? यानी कि बीणा बजाती हुई मुद्रा किस शासक के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए अब अगला प्रश्न है भारत में किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आरिकेडू वर्तमान पुडुचेरी। भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आर्केडू। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कलिंग राजा खारवेल से। गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन। इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन। नासिक अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतमी बलश्री। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रस्ती नामक स्तंभ लेखक किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रस्ती किसका है? समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख से किसका संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय। अगला है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलाभिलेख से। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स। भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त। भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त। कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रस्ती से। कालिदास के बारे में कहां पर मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रस्ती से। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? वत्स भट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स भट्टी। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मलवा नरेश यशोवर्मन से। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? मलवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख किस संबंध से है? प्रतिहार नरेश भोज से। अब अगला है
हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमि दान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से भूमि दान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो बांसखेड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो बंगाल शासक विजयसेन से। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित हैं। अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो गिरनार अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरनार अभिलेख। अगला प्रश्न है, जिस काल में मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन से काल कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल। चलिए अब अगला प्रश्न है, मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है? उसे ऐतिहासिक काल बोला जाता है। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है? तो उसको बोला जाता है अर्ध ऐतिहासिक काल। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का आधार शिकार था। अगला प्रश्न है, आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण युग में। मनुष्य द्वारा अस्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों को पहला पालतू जानवर कौन था? तो कुत्ता। मनुष्यों ने पहला पालतू जानवर किसको बनाया था? कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो अतिरम्पकम तमिलनाडु के एक स्थान से। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो गेहूं तथा जौ। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है? मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहां से मिला है? नर्मदा घाटी। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? तो रेडियो कार्बन C14 से। रेडियो कार्बन C14 से। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन किस में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगन से। तो इस प्रकार हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देखा इतिहास का। यदि दोस्तों ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा
और अपना कमेंट भी आप कीजिएगा। थैंक्स।